अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में खीरा की फसल से अच्छी उपज हेतु जरूरी कार्य। सरसों की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। पॉली हाउस में खीरा की खेती करने से प्रत्येक मौसम में अच्छी पैदावार और आय मिलती है। इसकी खेती से मिलने वाले लाभ को ही देखते हुए प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस में खीरा की फसल लगाए हुए हैं, वो इससे अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं एक प्रगतिशील कृषक मोतीलाल। मैंने इस बार खीरा फसल करने का निश्चय किया और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये फसल मैंने 8 जनवरी को सीधा बीज लगाया हूँ। बीज लगाने से पहले बीज को मैंने पानी में भिगोया और बावस्टीन दवाई के द्वारा इसको उपचारित करके फिर मैंने ये बीज लगाया हूँ। खीरा के पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए इनकी बुवाई उचित दूरी पर करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर खीरे बुवाई जिंगजेग विधि में की गई है। किसान भाइयों, वैसे तो पॉली हाउस में कीटों व रोगों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी खीरे की बढ़वार अवस्था में कई हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जाता है। तो इन कीटों की रोकथाम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। 1008 वर्ग मीटर का जो ग्रीन हाउस है उसमें मैंने 2000 बीज लगाया हूँ। इस ग्रीन हाउस के अंदर हमने कीड़ों को फसल से बचाने के लिए पीले और ग्रीन और लाल कलर की करीब मैंने टोटल 100 प्लेटें लगा रखी हूँ, जो कि आपको पूरे ग्रीन हाउस में दिखाई दे रही है। इस प्लेटों के ऊपर ग्रीस लगा देता हूँ ताकि कीड़े जो भी होते हैं इसके ऊपर आके चिपकते हैं और वो वापस छूट नहीं सकते। इसी के साथ हमने एक प्रकाश पास भी लगाया हुआ है, जो कि कम से कम अगर ज़्यादा कीड़े हो तो वो भी आपको आराम से इस प्रकाश पास द्वारा आराम से स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। मैंने जगह जगह पर अपने देसी इलाज मुताबिक प्लास्टिक की थैली लगा के उसके ऊपर बल्ब भी लगा रखा हूँ। यहाँ पर ऊपर बल्ब लगाया हुआ हूँ और बल्ब के पास मैंने प्लेट पे ग्रीस भी लगाया हूँ ताकि कुछ कीड़े वहाँ चिपक जाएंगे। और इसके अलावा इस थैली के अंदर केरोसिन और पानी डाल रखा है ताकि जो भी कीड़े आएंगे वो इसमें गिरेंगे और केरोसिन की वजह से वो मर जाते हैं और दूसरे दिन हम इसको बाहर साफ कर लेते हैं। अभी तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और आगामी समय में तापमान में वृद्धि होगी, जो कि खीरे की फसल को काफी हानि पहुंचाती है। इसलिए पॉली हाउस में उचित तापक्रम बनाए रखना जरूरी है। टेम्परेचर मीटर भी हमने लगा रखा है ताकि अगर पौधों को जैसे ही अभी अप्रैल मई आएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और ताकि इसके उपयुक्त खीरा के लिए जो हम टेम्परेचर इनको दे सकते हैं। इसके लिए हमने फॉगर भी जगह जगह पर लगाए हुए हैं। 108 फॉगर मेरे इस ग्रीन हाउस में लगे हुए हैं। खीरे के पौधों में अनेक शाखाएं निकलती हैं, इसलिए इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए
1 या 2 शाखाओं को ही रखना चाहिए, बाकी शाखाओं को काट देना चाहिए, जिससे फलों की अच्छी बढ़वार हो। साथ ही शाखाएं जब बड़ी होने लगे तब इसकी शाखाओं को सहारा देना चाहिए। ये जो रस्सियाँ दिखाई दे रही है, ये रस्सियाँ है, तो इनको मदद के लिए, सपोर्ट के लिए हम ऊपर बांधेंगे। जैसे ही अभी 1 फीट का ये पौधा हो जाएगा और इसको बांध के इसके सहारे हम ऊपर ले जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस खीरा की मैं एक ही बेल को ऊपर तक ले जाऊँगा। जो भी साइड में दूसरी टहनी निकलेगी उसको काट दूँगा, ताकि मुझे फ्रूट जो मिले वो अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा हो और देखने में भी अच्छा लगे, ताकि मुझे मार्केट में उसका उचित भाव मिल सके। पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसलिए समय समय पर उचित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग लाभकारी पाया गया है। साथ ही पौधों के विकास के लिए सिंचाई देना चाहिए। पिलाई के लिए जब तक बीज नहीं निकला था तो मैं पर डे इनको केवल 5 मिनट है जो सुबह सुबह इनको पानी पिलाता था, ताकि वो अंकुरन जल्दी हो सके। जैसे ही अंकुरन हो गया, अभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन अभी भी केवल 5 मिनट ही इस ग्रीन हाउस में पिलाई करता हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जिससे कि पानी की बचत हो जाती है और बीच में जो जगह पड़ी है वो पानी बेकार ना जाए। हमारे किसान भाई ज़्यादातर हम देखते हैं कि पूरी बेड को गीली कर देते हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो इस ह्यूमिडिटी आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक अच्छा इलाज है कि जितना छोटा पौधा है आप उतना ही उनको पानी दें, तो कम से कम वो पूरी मेड गीली नहीं होगी, आपकी ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी। जब आर्द्रता नहीं बढ़ेगी तो बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम होगा। इसके लिए कुछ ड्रिप के द्वारा मैं करीब हफ्ते में 1 बार जो करीब 3 लीटर गोमूत्र देसी गाय का, उसको ड्रिप द्वारा वेंचुरी से इसमें हम देते हैं, ताकि उससे उर्वरक, क्योंकि मैं यूरिया वगैरह डाल नहीं रहा हूँ, तो उससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है और कुछ बीमारियों पे भी उस पर काबू हो जाता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि शायद अभी तक ये फसल जो करीब 15 दिन की हुई है बहुत अच्छी है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई समय से की थी, वो फसल काटने की अवस्था पर आ चुकी है। लेकिन सरसों की फसल की कटाई, गहाई, मड़ाई और भंडारण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो सरसों की फसल की कटाई, गहाई, मड़ाई और भंडारण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। देखिए, इस समय आप देख रहे हैं कि जिन किसान भाइयों ने जो सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुआई की थी, उनकी जो सरसों इस समय पकने की स्थिति में है। और पकने की जो पहचान है उसको किसान भाई स्वयं देख सकते हैं कि 75% अगर हमारी फलियां पीली पड़ जाएं और पीलापन, सुनहरापन आ जाए उस पर, तो हम देखेंगे कि ये जो पकने की स्थिति में है, तो हम जो है कटाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय तक उसको छोड़ देते हैं तो हमारा जो झड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जब हमारी 75% फलियाँ पीली पड़ने लगें, उस समय जो हमको कटाई करना है। तो कटाई करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आजकल वो जो आपकी दरांती आती है उसके शार्प रहते हैं, उसके जो शार्पनर रहता है उसमें जो दांते रहते हैं, तो ऐसे उससे कटना है कि एक बार में ही कट जाए। और बार बार अगर उसको काटते हैं तो झड़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो आजकल जो दराती आ रही हैं, अच्छी किस्म की दरातियाँ आ रही हैं, उससे ही जो कटाई करें, और जिससे पौधे कैसे भी हों, किसी भी रूप में हो, उनको आसानी से हम दराती के माध्यम से जो है काट सकते हैं। अभी आपने देखा कि सरसों फसल की कटाई कब और किस तरह से की जाए। अब आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि कटी हुई फसल की गहाई करने के लिए खलिहान किस तरह तैयार करना है, तथा थ्रेशर पर गहाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि सरसों के दानों को कोई क्षति न पहुंचे।
और कटाई करते समय हमको सावधानी बरतना है कि कहीं हमको ढेर नहीं लगाना है। पहले उसको 2-4 दिन खेत में सूखने दें, उसके बाद में फिर आप खलिहान में उसको जो है साफ़ करके और खलिहान को अपना मिट्टी रहित कर लें, उसको पीट करके अपना सही कर लें, जिससे कि उसकी जो दरारें होती हैं, दरारों में हमारा जो सरसों है वो बेकार न जाए, क्योंकि दाना बहुत हल्का रहता है, तो जितनी भी दरारें रहती हैं उसमें सरसों का बीज चला जाता है, जिससे कि हमें आर्थिक क्षति होती है। तो उसके लिए खलिहान पक्के भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि हम जो है खेत में ही अगर खलिहान बनाना है तो उसके लिए जो आजकल पॉलीथीन की सीट आ रही हैं, तो प्लास्टिक का जो है त्रिपाल वगैरह लेकर के भी हम खलिहान का उसमें स्टोर कर सकते हैं। जब हमको थ्रेसिंग करना है, क्यों थ्रेसर भी आजकल हम देखते हैं कि मैनुअल भी किसान भाई करते हैं, और दूसरा जो है आजकल थ्रेसर जो आजकल आ रहा है, जो कटर टाइप के थ्रेसर है, उससे भी निकासी करते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जब हम थ्रेसर से जो है उसकी जो थ्रेसिंग करें, तो थ्रेसिंग करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है। एक तो जहां हम थ्रेसर चला रहे हैं वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा ये कि जब हम थ्रेसर चलाएं तो उसको ज़्यादा तेज़ स्पीड में न चलाएं। अगर हम तेज़ स्पीड में चलाएंगे, ज़्यादा RPM पे चलाएंगे, तो उससे क्या हुआ कि जो सरसों के हल्के दाने हैं वो हमारे भूसे के साथ चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है एक निर्धारित RPM पर चला करके और उसको जो है, जिससे कि हमारे सरसों जो दाने हवा के साथ चले जाते हैं वो नहीं जाएंगे। किसान भाई, आपने सरसों की फसल की कटाई और गहाई करके उपज प्राप्त कर ली, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि यदि उपज का भंडारण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया तो भंडारण के समय भी सरसों की उपज में भारी नुकसान देखने को मिलता है। तब किस तरह से करें सरसों का भंडारण, आइए जानते हैं। दूसरा ये कि जब हम उसको निकासी करते हैं तो उस समय काफ़ी नमी रहती है, तो उस समय जो भंडारण हमको करना है तो भंडारण में विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम जैसे ही हम थ्रेसिंग करते हैं उसके बाद तुरंत भंडारित कर देते हैं तो उससे हमारी सरसों खराब हो जाती है, उसमें बहुत सारी फफूंदी आ जाती है और उससे हमारी जो सरसों में तेल की मात्रा है वो भी प्रभावित होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम उसको धूप में सुखाएं और धूप में सुखाने के बाद में फिर उसको जूट के जो बोरे हैं, जूट के बोरों में पैक करें और पैक करके उसको जो है आप स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करते समय भी हमको ये सावधानी बरतनी है, जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर उस स्टोर को हम पहले साफ़ कर लें। उसको जो फ्यूमिगेंट आते हैं, फ्यूमिगेशन जो दवाएं आती हैं, जो धुम्रीकरण होता है, उस दवा से जो है उसको धुम्रीकरण कर लें, जिससे कि उसमें जो भी कीड़े बीमारियाँ हों वो अलग हो जाएंगे। और वैसे सरसों तिलहनी फसल है तो इसमें कीड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फफूंदी आने की संभावनाएं रहती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हम साफ़ करने के उपरांत ही उसमें रखें। दूसरा, दीवारों से हटके रखें, करीब 1.5 फुट 1.5 फुट जो है दीवारों के सहारे जो है हम सरसों के बोरे न लगाएं, क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात से नमी आती है, नमी से हमारे बोरों पर नमी आ जाती है, जिससे कि हमारे सरसों में जो फफूंदी आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए हम सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। झारखंड प्रदेश के बहुत से भूमिहीन कृषक और युवक सूकर पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, लेकिन सूकर पालन से वो उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण सूकरों की उचित देखरेख और प्रबंधन का अभाव होता है। तो आप सूकरों की उचित देखरेख और प्रबंधन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर संत कुमार सिंह से। सूकर पालन का लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि इससे एनिमल प्रोटीन भी बहुत आसानी से मिल जाती है और सस्ते कीमत पर मिलती है और गरीबियों को आमदनी का एक बहुत अच्छा साधन है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसका ये जो नस्ल का है, हर एक क्षेत्र का अलग अलग नस्ल है। हम लोग यहाँ पर एक TND नस्ल का सूकर विकास किए हुए हैं, जो कि काले रंग का होता है। अधिकतर क्षेत्र में लोग काले रंग का सूअर पसंद करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसका बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होता है
एक बार में करीब 8 से 12 बच्चा देती है, साल में 2 बार बच्चा देती है। बच्चे की बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती है और साल भर में इसका वजन करीब करीब 1 क्विंटल के आसपास हो जाता है। किसान भाइयों, सूकरों के आवास की नियमित सुबह और शाम के समय साफ सफाई करनी चाहिए तथा सप्ताह में एक बार लाल दवा से फर्श और दीवार की धुलाई करनी चाहिए। इससे सूकरों में रोग नहीं होता है और इनकी शारीरिक वृद्धि और विकास ठीक ढंग से होता है। दूसरा, आवास की व्यवस्था। आवास भी माने कि यदि ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो ये जमीन को तोड़ते रहता है। आवास सस्ता साफ सुथरा बनाना है। इसका भीतरी भाग जो है 1/3 भाग माने कि बंद रहना चाहिए, 2/3 भाग खुला रहना चाहिए और जमीन को एकदम पक्का कर देना है। तीसरा है ये संतुलित आहार की व्यवस्था। अब सूकरों में चाहे कोई भी पशु में खाने पर बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, उसको किसान को कम से कम करना है। तो हमारे सूकर जो है सब तरह के खाना का, जितने आपको ऑर्डिनरी घास है, चाहे आप आलू के दिन में आलू का पत्ता निकल गया, गोभी का पत्ता निकल गया, शकरकंद का पत्ता निकल गया, सब खा करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तब वो कोशिश करना है कि सवेरे में पहले आपको 12 बजे तक किसी घास को जो बेकार दाना उसी को खिलाना है। 12 बजे के बाद ही थोड़ा सा दाना उसको देना है, तो उससे आपको खाने में बचत काफी हो जाएगी। सूकरों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए उनके आहार में हरे चारे के अतिरिक्त दाने और खनिज लवण का भी समावेश करना होता है। लगभग 45 किलोग्राम शरीर भार वाले सूकर को 1.5 किलोग्राम राशन प्रतिदिन देना चाहिए। सूकरों के राशन में प्रयोग किए जाने वाले अवयवों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। इसके अलावा सूकरों को घरों, होटलों, हॉस्टलों या मैसों से बचा भोजन की झूठन भी खिला सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खिलाने से आहार में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। चौथा है माने कि रोगों की पहचान, उनके रोकथाम को पाए। यदि आप उसको बीमारी का रोकथाम नहीं करेंगे तो उससे भी आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो सूरों में 2 बीमारियां होती है। एक तो बीमारी स्वाइन फीवर है, सुकर ज्वर जिसे कहते हैं अपना। वो तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि यदि बीमारी हो गया तो कोई उसका इलाज नहीं है और 80 से 90% आपके सुकर मर जाएंगे। उसके लिए एक स्वाइन फीवर टीका होता है जो कि माने चमड़े में दिया जाता है और एक बार देते हैं तो आपको माने एक साल उसकी इम्यूनिटी रहती है। दूसरा दवा है फुट एंड माउथ डिजीज। ये भी माने खास करके जाड़े के दिन में ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। तो जो भी किसान भाई यदि रखे हैं फुट एंड माउथ डिजीज का टीका नहीं लगा है, ये तो आसानी से बाजारों में उपलब्ध है। फुट एंड माउथ डिजीज उसको अवश्य लगाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज को मांस में लगाना है, चमड़े में लगाने से स्वाद इसको रिएक्शन होता है, तो उसको मांस में लगाइए हर एक 6 महीना पर। छोटे बच्चे को 1 ml, बड़े को 2 ml और जो जैसा है अपना उस हिसाब से अपना ये करिए। तो 2 टीकाकरण आप लगाएंगे तो उससे आपको माने कि हमेशा जानवर स्वस्थ रहेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है, जिला रांची से प्रकाश चंद यादव ने। आपने मेथी की फसल लगा रखी है और उसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश चंद जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेथी में 2 प्रकार की किस्में होती हैं। एक प्रकार की मेथी होती है जो सिर्फ उसके पत्ते को ही काम में लेते हैं, सब्जी के रूप में ले सकते हैं, मसाले के रूप में काम में ले सकते हैं। दूसरा ये है जो दाना मेथी है। दाना मेथी के अंदर क्या है, उसका जो इकोनॉमिक पार्ट है वो दाना है और उस दाने से ही उसको किसान उसी उद्देश्य से उसकी खेती करता है। मेथी की फसल में आप 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें ताकि इसमें पानी की कमी ना हो। सिंचाई आप पानी की उपलब्धता के अनुसार बहाव पद्धति, ड्रिप या स्प्रिंकलर के माध्यम से फसल में दे सकते हैं। बात यह है कि जब इसमें फसल जब ये फलियां लगने लग जाती हैं, तापमान थोड़ा बढ़ता है, उस समय इसमें एक बीमारी आती है और वो बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से इसको बोलते हैं, जिसको कई जगह कई किसान भाई छाछे बोलते हैं। और उस फसल में किसान भाई आपको बता दूं कि पाउडरी मिल्ड्यू वाली जो समस्या है
उसमें क्या होता है कि इसके पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर सफ़ेद सा पाउडरी मांस ऐसे इसके ऊपर दिखता है और पूरा का पूरा जो पौधा है वो उस पाउडर से ढक जाता है अगर समस्या ज़्यादा होती है तो किसान भाइयों, जब ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो उस फसल के अंदर आप इसमें पाउडरी मिल्ड्यू को जो कंट्रोल करने वाले कुछ रसायन हैं, उनमें एक तो है कि आप सल्फ़र के पाउडर का डस्टिंग करवाएं, क्योंकि सल्फ़र का पाउडर है वो आप सल्फ़र डस्ट के रूप में काम में लेते हैं, तो उसको आप 20 से 25 किलो तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। और अगर आप लिक्विड के अंदर काम में लेते हैं दवा, तो उसके लिए कैराथेन नाम की दवा आती है। उस कैराथेन नाम की दवा को भी आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और इस फसल में छिड़काव करेंगे, तो इस प्रकार की जो समस्या है उससे कम फसल को नुकसान होगा और आपकी फसल अच्छी बचेगी। इस रोग के अलावा किसान भाइयों मोइला या एफिड कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है। ये कीट फसलों की कोमल पत्तियों और टहनियों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं, जिससे फसल में भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस के अंदर लगी शिमला मिर्च की फसल में आवश्यक कार्य। जैविक कीटनाशक बनाने की वैज्ञानिक विधि और इसकी उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।